गुड इवनिंग बच्चों। आज इतने सारे बच्चे कैसे? भाई ये जो हमारे नए वाले बच्चे हैं ये क्लास उनके लिए नहीं है। वो अपने कीमती टाइम को खराब बिल्कुल ना करें। ये चैप्टर जो भी नए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर से होगा, क्योंकि अब तो ये मिडिल में है, आपको कुछ समझ आएगा ही नहीं। इसलिए जो भी बच्चे स्टार्टिंग से हैं बस वो ही रहना क्लास में। आपके बैच में सब कुछ फिर से होगा। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स। ज्यादातर सब बच्चों को यह टॉपिक आता ही होगा। विशाल, करेंगे आपका डाउट भी दूर। आप डाउट भेज देना, मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप टेंशन ना लो। नहीं, अभी इस टाइम नहीं है, क्लास तो हो गई स्टार्ट अब। नहीं, 4-5 पे नहीं होगी, 4 बजे, 4 बजे होगी क्लास। देखो सबसे पहले आप एक बात समझो, लाइंस एंड एंगल्स। अब सबसे पहले आप ये बताओ, हमारे पास बच्चों दो पॉइंट होते हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होगा? नहीं बच्चों, जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है वो बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो। जो स्टार्टिंग से है बस वही ज्वाइन करना। लाइन अनलिमिटेड लेंथ की हो सकती है, लाइन सेगमेंट खत्म हो जाती है। देखो, सबसे इजी सी बात समझो आप, ये है आपके पास एक लाइंस का सेट, पॉइंट का सेट्स। भाई वाह चारू, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, सो नाइस। देखो, ये है आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट। आप इनको मिलाते रहो और इस लाइन को आगे इंक्रीज करते रहो, जितने पॉइंट है लाइन को उतना इंक्रीज करते रहो। मतलब बच्चों, आपके पास ये जो लाइन होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये जो आपके पास लाइन है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके दोनों पॉइंट को फिक्स कर दोगे, अगर आप इसके दोनों पॉइंट्स को बच्चों फिक्स कर दोगे, तब इसका नाम होगा लाइन सेगमेंट। बिल्कुल जुनैद, आपने एकदम ठीक बताया था। देखो, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है तो उसका मतलब है वो है आपके पास लाइन। अगर आपके पास बच्चों दोनों पॉइंट फिक्स है तब यह है लाइन सेगमेंट। अब आप एक बात बताओ, अगर आपके पास एक पॉइंट फिक्स हो तब उसका नाम क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है वो है लाइन। एक पॉइंट, दोनों पॉइंट फिक्स है तो लाइन सेगमेंट। अगर एक पॉइंट फिक्स होगा तब वेक्टर। वेरी गुड भाई साहब, फिजिक्स की बात थोड़ी ना चल रही है। भाई ये कौन आ गया हमारे बैच में, अजीब सा प्राणी।
देखो अगर आपके पास एक पॉइंट फिक्स है, अगर आपके पास एक पॉइंट फिक्स है तो इसका नाम होगा बच्चे रे, इसका नाम होगा रे। अगर दो रे का ओरिजिन पॉइंट एक ही है तब आपके पास बनता है एंगल, जिसको आप कुछ भी थीटा 45 90 डिग्री बोलते हो। अगर दो रे का एक ही ओरिजिन पॉइंट हो तब वहां आपके पास बनेगा बच्चों एंगल। बात समझ आई? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। बच्चों छोटा सा टॉपिक है, थोड़े से एक्टिव रहो। बच्चों बात समझ आई? उसके बाद अब आप देखो एंगल्स। लाइन और एंगल्स के बारे में ज्यादातर आप सब बच्चों को पता ही होगा, फिर भी आप एक बात देख लो। ये जो बच्चों थीटा है, अगर ये 0 और 90 डिग्री के मिडिल में कहीं भी हो तब इसका नाम क्या होगा? एक्यूट एंगल। जीरो से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तब इसका नाम क्या होगा? एक्यूट एंगल। अगर बच्चों आपके पास हो थीटा इक्वल्स टू 90, इसका नाम होगा राइट एंगल। इसका नाम तो ज्यादातर सब बच्चों को पता ही होगा। अगर आपके पास ये जो बच्चों थीटा है 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, जान वो जुनेद, चारू ऐसी थोड़ी ना जीनियस लड़की है, इतने हल्के में लेने की उसको जरूरत नहीं है। देखो अगर आपके पास ये जो थीटा है ये 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तब इसका नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। और 180 डिग्री का नाम क्या होगा बच्चों? चारों आप बता दो सारे, मैंने पेन छोड़ दिया, आप बताओ। 180 का नाम क्या होगा बताओ बच्चों? आपके पास अगर थीटा है चारों इक्वल्स टू नहीं, थीटा इक्वल्स टू अगर है 180 तब आपके पास क्या होगा चारू? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। उसके बाद अगर थीटा 180 से बड़ा हो, पहले बच्चों चारू का आंसर देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अगर आपके पास थीट रिफ्लेक्स इक्वल्स टू 360, चलो चारू का बच्चों गलत हो गया, अब हम देख लेते हैं अपना। अगर आपके पास बच्चों थीटा 180 से ग्रेटर देन हो और 360 से लेस देन, अगर आपके पास थीटा 180 से ग्रेटर देन और 360 से लेस देन, तो बच्चों आपके पास एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स। चारू जीनियस लड़की है, चारू को तो बहुत मुश्किल है पढ़ पाना, किताब पढ़ सकते हो आप, चारू जैसे जीनियस लड़की को नहीं। देखो बच्चों आपके पास अगर थीटा 180 से ग्रेटर देन और 360 से लेस देन हो तब आपके पास होगा रिफ्लेक्स एंगल। जब आपने रीजनिंग में कोई बच्चों वो टाइम वाले क्वेश्चन करे होंगे, दोपहर के 5:20 हो रही हैं
तो आपके पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन कभी रीजनिंग में करें बच्चों? चलो जब करोगे तब पता चल जाएगा। आपके पास जो भी रिफ्लेक्स एंगल आता है उसको हम 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी कितने बजे 84 डिग्री का एंगल बनाएगी। बताओ, आपने ये क्वेश्चन नहीं करे, हद होगी बच्चों। अगर आपके पास होगा बच्चों थीटा इक्वल्स टू 360, चलो बेटा आपका तो अभी बचपन ही चल रहा है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? कंप्लीट एंगल। अगर थीटा इक्वल्स टू 360 है तब इसका नाम क्या होगा बच्चों? कंप्लीट एंगल। यहां तक की बात समझ आई आपको? ये तो ज्यादातर आप सबको पता ही होगा। चारों इसके बाद बताओ, दो एंगल तो सबसे जरूरी वाले तो हमारे पास रह ही गए। देखो अगर आपके पास बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तब इसका नाम क्या होगा? चारों आपकी ज्योमेट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तब इसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसमें आपके पास थीटा 90 डिग्री होगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होंगे और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री है तो बच्चों इसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में होगा पूरक कोण। जिन बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती वो लिख लेना पूरक कोण। इसमें कोई डाउट? देखो आपके पास ये दो एंगल सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। बाकी तो सबको पता ही होता है। अगर कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ हो इसका मतलब यह है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अगर बच्चों आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तब चारों इसका नाम क्या होगा? आज मुझे चारों ही बच्चों सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है यहाँ पर। अगर आपके पास बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो तब इसका नाम होगा सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। यहां तक बच्चों कोई डाउट? आज तो आपकी बहुत छोटी सी क्लास होगी। बच्चों सही है, थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ोगे। देखो अब उसके बाद आपके पास बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ पैरेलल लाइन क्या होती है? जो सीधे सीधे चलती रहेंगी और कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो लाइन जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। आ जाओ, अगर दो पैरेलल लाइन, हाँ जी बोलो। ये अब तो नहीं मीट होंगे ना ये भैया, आप अपने आप तो इसको भी मीट।
देखो अपने आप तो आप किसी भी चीज को मीट करा सकते हो, ये पैरेलल लाइन आपने करा दिया इनको मीट, लेकिन अब तो ये आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो आप इन्हें खुद से मीट करा रहे हो अपने आप, वरना ये तो सीधे सीधे चलती रहेंगी, और ये तो तुम्हें मीट करानी ही पड़ेंगी। अगर इनको नहीं कराओगे तो आपके पास तो कोई एंगल ही नहीं बन पाएगा फिर। देखो अगर आपके पास दो लाइन होंगी, बस ये एक बात समझना गगन, तो इसके बाद तो मतलब कुछ होगा ही नहीं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होती है जो आगे बढ़ाने पर कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे। तो ये जो आपके पास लाइन है, आप इन्हें आगे बढ़ाओ तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये जो पॉइंट है यहां तो आप इन्हें खुद से इंटरसेक्ट करा रहे हो। नहीं, डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं होता, बस दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं पे मीट ना करे, बस पैरेलल लाइन। उसके बाद बच्चों ये है आपके पास दो पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आपके पास ये जो अपोजिट एंगल बनेंगे बच्चों, ये होंगे इक्वल। और चारों जल्दी से नाम बता दो इनको क्या होंगे। अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वेरी गुड चारू, कोई बात नहीं, एक दो सॉरी तो तुम्हारी माफ है, कोई बात नहीं। आज तुमने पूरी क्लास के आंसर दे दिए, चाहे अब तुम सारे आंसर गलत दो। तो ये जो अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे और उनका नाम होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चों नाम आप खुद से लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद बच्चों आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है बच्चों। तो यहां आपके पास कितने एंगल्स बनेंगे? देखो जितने एंगल्स यहां बनेंगे सारा खेल इन्हीं एंगल्स का है पूरी ज्योमेट्री के अंदर, बस आप इतना समझ लो। जितने भी एंगल होंगे वो सब यहीं से बनेंगे और दिल में दर्द यही देंगे हमेशा। देखो आप एक छोटी सी बात समझ लो, आप कभी भी इनको ऐसे याद बिल्कुल मत करना एंगल 1 इक्वल होगा 5, 2 इक्वल होगा 6, ये इक्वल होगा उसके, वो इक्वल होगा उसके, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बस आप एक छोटी सी बात समझ लो, यहाँ पे जितने भी एंगल बने हैं इसमें ऊपर वाले एंगल ऊपर वालों के इक्वल होंगे और नीचे वाले एंगल नीचे वाले के इक्वल होंगे, और इसको आप नोट कर लो। यहाँ आपके पास जो भी एंगल्स हैं उनमें से ये जो ऊपर वाले एंगल हैं दोनों लाइंस के, ये ऊपर वाले एंगल्स के इक्वल होंगे और नीचे वाले एंगल नीचे वाले एंगल्स के इक्वल होंगे। तो मतलब बच्चों यहाँ से 1 किसके इक्वल होगा? हाँ जी आओ। म- 1 नहीं, 1 इक्वल्स टू 5, 2 इक्वल्स टू 6, 4 इक्वल्स टू 8, 3 इक्वल्स टू 7। मतलब याद मत करना, ये जो ऊपर वाले एंगल है ये ऊपर वाले एंगल के इक्वल होंगे, ये जो नीचे वाले एंगल हैं नीचे वाले एंगल। अगर आप याद कर सकते हो तो भाई कर लो, उसमें तो कोई ऐसी बात होती नहीं है। तो बच्चों आप ये बताओ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, और जल्दी जल्दी बताओ बच्चों सब। उसके बाद 2 किसके इक्वल होगा?
6। फोर और बच्चों 3 किसके इक्वल होगा? 7। ये जितने भी आपके पास ऊपर वाले एंगल हैं ये ऊपर वाले एंगल के इक्वल होंगे और नीचे वाले एंगल नीचे वाले एंगल्स के इक्वल होंगे। अब बताओ इनका नाम क्या होगा? नाम वाम तो सब बाद की बात है, आप एंगल समझ जाओ नाम में क्या रखा है। चलो फिर भी बता दो इसका नाम क्या होगा। ये जो भी आपके पास एंगल्स हैं इनका नाम क्या होगा? बच्चों आपने ज्योमेट्री के फर्स्ट क्लास से आफत काट रखी है और आज आप बोल नहीं रहे एंगल्स का नाम। इंटीरियर एंगल। कोई बात नहीं चारों, ये भी माफ है आपका। नाम होगा बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपका भी माफ है जुनैद। इनका नाम होगा बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल। उसके बाद आप एक बात समझो छोटी सी। देखो ये जो आपके पास एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल होगा या नहीं? ये जो बच्चों आपके पास एंगल 1 है ये 3 के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। 1 इक्वल्स टू है 3 और 1 इक्वल्स टू है 5। तो बच्चों यहां से आप एक बात और बोल सकते हो कि 3 इक्वल्स टू होगा 5। देखो 1 इक्वल्स टू है आपके पास एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल्स टू है आपके पास एंगल 5। तो बच्चों यहां से आप एक बात और बोल सकते हो, एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 5। बताओ बोल सकते हो या फिर नहीं? तो अगर आपको याद हो तो जब हमने ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर कहीं पे भी जेड बनता है और ये दोनों लाइन पैरेलल हों तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बात याद है बच्चों? तो अब समझ लो उस बात को, इनका नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल होगा बस, इंटीरियर नहीं होगा। लेकिन इस जेड को आप हमेशा याद रखना। देखो अगर आप इसे देखोगे ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल हैं ही और ये देखो आपके पास जेड भी बन गया। तो यही था वो जेड वाली बात बस। जहां पे भी जेड बने और ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और नाम क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। अब आप एक बात बताओ 3 इक्वल होगा 5। तुम्हारे में ऐसे क्या है भाई याद रखने के लिए? जेड जुनेद। बेटा तुम्हें याद रखने से अच्छा तो लाइन से याद रख लेंगे। ऐसा काम करो आप दुनिया का दिल जीतने वाला, आपको इतिहासों में याद रखा जाएगा। हाँ तो बच्चों आपके पास एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5। एंगल 4 इक्वल होगा बच्चों किसके? बताओ।
चारों को बच्चों पूरी दुनिया से अलग आंसर आया 7। 4 इक्वल होगा 6। 7 से तो पहले बच्चों 6 को ही देख लेते। चलो ये भी माफ है। एंगल 4 इक्वल होगा बच्चों एंगल 6। उसके बाद बताओ एंगल 1 किसके इक्वल होगा? बच्चों एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 1728। और इनके नाम क्या क्या होंगे बच्चों चारों एंगल्स के? देखो वैसे आप इसको इस 1 और 7 की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बात समझ लो, आदर्श 1 8 के इक्वल क्यों होगा? देखो इस बात में आपको डाउट है तो समझो। देखो ये जो आपके पास 1 है, देखो ये जो आपके पास 1 है, ये इस 5 के इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल। ये जो 5 है ये इस 7 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 किसके इक्वल होगा? 7। और बच्चे 2 किसके इक्वल होगा? चारों सब कुछ 7 के इक्वल नहीं होगा। 6। 1 इक्वल हो 2 इक्वल होगा 8 के। हाँ जी, बहुत देर से आपका इंतजार था। हाँ जी, हाँ 2 अगर 6 के होगा तो फिर 6 किसके होगा? तो फिर 2 8 के। वेरी गुड, जीनियस चारों। तो यही तो बोला था मैंने बच्चों, इसमें लंबा क्या बोला था? तो बच्चों इनका नाम क्या होगा एक बार आप नोट कर लो। 1 इक्वल 7, 2 इक्वल 8। इन बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, टाइम कम है। इसका नाम क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ। एडवांस मैथ की क्लास इतनी अच्छी चलती है ना, आप सुस्त से बच्चे बैठे हो एकदम। क्या नाम है इसका बताओ। इनका नाम होगा अल्टरनेट एंगल। और इनको नोट कर लो आप। इसके बाद एक छोटी सी बात और, देखो आपके पास ये दो लाइंस है बच्चों, ये हैं पैरेलल लाइंस। यहां से बस आप एक सिंपल बात समझ लो, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? इतिहास की सबसे जरूरी बात, दो इंटीरियर दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। और एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होगा बच्चों? इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 और एक्सटीरियर एंगल का सम भी होगा 180। देखो ये जो आपके पास जो ये स्क्वायर रोम्बस ये सब बनते हैं ना, ये इसी वजह से 180 डिग्री होते हैं इनके जो, देखो। हाँ जी, ये 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 इसको भी लिख लो आप। इंटीरियर एंगल का सम होगा 180
और एक्सटीरियर एंगल का सम भी होगा 180। अब ये एक्सटीरियर वाला तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन ये इंटीरियर वाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैसे, देखो आपके पास ये देखो एक स्क्वायर है, देखो एक एंगल तो इसका 90 डिग्री प्रूव होता है, चारों लाइन होंगी इसकी पैरेलल। ये बात सब आगे आएंगी, लेकिन एक छोटी सी बात आप समझ लो। देखो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन है आपस में पैरेलल, तो इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। अगर आपके पास एंगल बी है बच्चों, अगर आपके पास ये जो एंगल है इसमें बी है 180 डिग्री, तो ए कितना होगा? अगर आपके पास ये जो एंगल बी है ये है 90, तो बच्चों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 90। उसके बाद देखो ये और ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी, ये एंगल 90 तो फिर ये भी 90, ये 90 तो फिर ये भी 90। इसलिए जितने भी आपके पास ये फिगर्स होती हैं, रोम्बस को देखो आप, देखो ये है, इसकी भी चारों लाइन पैरेलल होती हैं। अगर ये एंगल है बच्चों 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? अगर एंगल ए है 60, तो एंगल बी कितना होगा 120, क्योंकि ये जो इंटीरियर एंगल है इन दोनों का सम होगा 180। एंगल ए है 60, एंगल डी कितना होगा 120। एंगल बी है 120, एंगल सी कितना होगा 60। तो ये जितने भी आपके पास रोम्बस होंगे इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि चारों लाइन का सम होगा 180 डिग्री। ये बातें आगे आएंगी, ये तो बस आपको एक बात छोटी सी समझनी थी कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है और कैसे होता है। ये सब बातें आगे आएंगी, इनको ज़्यादा दिल पर बिल्कुल मत लेना, तब इनको अच्छे से करेंगे। बच्चों ये तो थी आपके पास दो लाइंस की बात। आपके पास कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अगर आपके पास 3 लाइंस हो, पी क्यू आर एंड एस टी यू, आपके पास अगर 3 लाइंस पैरेलल हों और उनको 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट करें, तो यहाँ से आपके पास एक ही रिजल्ट है, और उसको याद रखना, क्योंकि सर्कल में उससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी थ्योरम समझ आएगी कि वो क्यों होगा और कैसे होगा। देखो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या होगा, पी क्यू और आर का जो रेशियो होगा वो एस टी और यू के रेशियो में इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू एस टी अपॉन टी यू। और अगर ये जो 3 लाइन से पैरेलल हों और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा, तो वो इसी थ्योरम पे आएगा 110% डायरेक्ट। करो इसको नोट। अगर आपके पास 3 लाइन पैरेलल हैं तो वो इसी पे आएगा क्वेश्चन 110%, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा नहीं। बच्चों इसको नोट कर लिया? बच्चों मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है क्या, या फिर गला मेरा कुछ कह रहा है कि मोहित बस करो? ठीक है, हाँ ये सब नीचे वाले हैं, इनका रेशियो होगा पी क्यू। देखो इसके ऊपर आप क्वेश्चन ही समझो डायरेक्ट कैसे आएगा। देखो आपके पास ये जो लाइंस है ना, ये बस इतनी थी, आपके पास इतना ही तो एंगल होते हैं बस, पूरी ज्योमेट्री में यही सब एंगल इधर से उधर उधर से उधर चलते रहते हैं बस। अब बच्चों आप थोड़े से क्वेश्चंस देख लो।
इसी लाइन पे देख लो आप, ये फिगर इतना सुंदर सा बना हुआ है तो यहां से बच्चों x की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो विशाल, यहाँ पे बस एक ही रिजल्ट ऐसा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इनका रेशियो और इनका रेशियो बस इक्वल होगा, बस इससे ज्यादा आपके एसएससी में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी में जो थ्री लाइंस है ना, ये तो एक्चुअल में है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक दो बुक को सॉल्व करोगे जो अच्छी अच्छी हैं, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो इस पे आपके पास क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। ये मैंने आपको बस लाइन इसलिए करवा दी क्योंकि इस बात से जब हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, जब हम सर्कल करेंगे, तब आपके पास इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और इसके आपके पास एक रिजल्ट होगा R1 इंटू आर थ्री इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कैसे आया, तब ये बात आपको इस लाइन से समझ आएगी, वरना ये लाइन अगर ना भी हो तो आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों आपके पास देखो 3/5 इक्वल्स टू R/x। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 20। डायरेक्ट इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट। तो बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, बच्चों एक सेकंड रुको, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आप ये जो आपके पास कंप्लीट एंगल है E, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 36। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल एफ ई और ए कितना होगा। एकदम इजी से क्वेश्चन है लाइंस के, लेकिन देखो सब जगह यूज तो लाइंस का ही है, आप चाहे कुछ भी करो। अगर आपने एक स्क्वायर भी फॉर्म करा तो जरूरत तो बच्चों वहां भी आपको लाइंस की पड़ेगी। आपके पास ये जो कंप्लीट एंगल है ये है 36। तो आपके पास आपको बताना है बच्चों 36 तो ये हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो आप भी। जब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये कितना होगा, चलो 144 कर रहा हूँ। अब बताओ एफ ई ए कितना होगा। बस आप x की वैल्यू बता दो कितनी होगी, उसके बाद 12 का टेबल तो मुझे याद ही है। देखो बच्चों एंगल ये जो 6x है, ये एंगल भी होगा आपके पास 6x। कोरस्पोंडिंग एंगल ये एंगल है 12x, ये एंगल भी होगा 12x।
कोरस्पोंडिंग एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 18x इक्वल्स टू 144। x की वैल्यू होगी आपके पास 8। अगर आप 8 की मल्टीप्लाई 12 में कर दोगे तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा 96। समझ आई बच्चों बात? बच्चों जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या होगी? देखो अब तो आप डायरेक्ट रेशियो चेक कर सकते हो, इधर का रेशियो है 1 और 2, तो राइट हैंड साइड का भी रेशियो कितना होगा 1 और 2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3। भाई ये रेशियो है आपके पास 1 और 2, तो ये रेशियो भी कितना होगा 1 और 2। नहीं तो विशाल ऐसा तो कहीं नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, ये जितने भी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं। तो बच्चों आप एक क्वेश्चन और करो। हाँ जी, आजकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वो तो सबसे अच्छी बात है अगर आपने पूछ लिया और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखो मेरे पास सब कुछ असला है, आप एक सेकंड रुको। ये बेचारा बच्चा कभी कभी तो कुछ बोलता है, इसकी बातों को ध्यान देना पड़ता है ना। एक सेकंड रुको विशाल। देखो मिल गया, इधर आ जाओ आप। मतलब आप इस टाइप का क्वेश्चन बोलना चाह रहे हो क्या? ए बच्चों थोड़ा फिगर ऐसा हो गया उल्टा नीचा, उल्टा सीधा सा, मतलब इस टाइप को बोलना चाह रहे हो क्या आप कुछ? इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? हाँ तो इसमें ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेगा। जो आप बोलना चाह रहे हो वो आप बता देना। नहीं आप बता देना। हाँ जी। नहीं ऐसा नहीं आएगा एसएससी में कभी भी। मैं समझ नहीं, मैं समझ गया आपका डायग्राम, मैं आपका डायग्राम समझ गया। उसको कुछ नहीं बता रहे, लोग नहीं बता रहे, उसको टीचर्स बता रहे हैं। वो हाईलाइट, हाँ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में ना आया ना आएगा। नहीं आ रहा। आप आपके एग्जाम में डायरेक्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बस। देखो अब आपने इतने मॉक टेस्ट दे लिए होंगे, कम से कम आपकी बात करूं तो मैं एग्जाम भी दे ही लिया, तो अब आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आ ही गया होगा। एसएससी का लेवल को इतना बड़ा थोड़ी ना है। हाँ अगर आप कैट की प्रिपरेशन करते, बोलो विशाल।
उसका बहुत छोटा सा लेवल है एसएससी का। अगर आप कैट पे जाते तब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे, फिर तो जो मन करे आप वहां पे एंगल बना लो। एसएससी का तो एक छोटा सा दायरा है फिक्स, वो तो कुछ टीचरों ने इस टाइम हवा बना रखी है बस। हाँ, जैसा अभी आया था सीएचएसएल में एक क्वेश्चन। हाँ, वो ही वाला एंगल। हाँ बिल्कुल, ऐसे उसी का हवा बना दी टीचरों ने बिना मतलब। और वो क्वेश्चन आज से कितने साल पहले हो चुका है, वो ऐसा नहीं है कि वो आज का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, टीचरों को तो कुछ दो चार क्वेश्चन नहीं, वो आपको आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे 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 धीरे, तब वो आ जाएंगे। देखो 110%, अगर वो क्वेश्चन पहली बार किसी टीचर के भी सामने आए तो नहीं हो पाएगा 100%। अब एक क्वेश्चन आ गया, उसमें मैं 4 दिन तक बैठ के दिमाग लगाऊं, उसके बाद तो मैं उसे बता ही दूंगा तुम्हें। इसीलिए तो उसके बाद बताएंगे, हमने बताया था सबसे पहले भाई 4 दिन हो गए पेपर हुए हुए। तो वो बैठ के सब दिमाग लगाते हैं, किसी से कुछ नहीं होता, सबका सीन एक जैसा ही है। 3-3 4-4 दिन बाद आंसर आने का क्या मतलब। तो वो किसी से भी नहीं हो पाता। देखो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो किसी से भी नहीं हो पाता। कोई भी अगर टीचर भी है तो भाई कोई भी भगवान थोड़ी ना है तो एक तो टीचर ही, या कोई भी है। जितना अभी तक आ गया आप बस उसी को मॉडिफाई कर सकते हो अलग अलग तरीके से, इतना समझ लो आप कुछ नया थोड़ी ना बना लोगे। जितना भी नया आएगा तभी टीचर घूम जाते हैं। तो वो पुराने वालों में फिगर चेंज कर करके चेंज कर करके चेंज कर करके वही चलता रहता है बस। हाँ तो बच्चों आप इसको देखो, यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है। क्या फाइंड आउट करोगे बच्चों बताओ, इस एन को बता दो क्या होगा। यार बच्चे भी इतने बुरे होते हैं ना। वो लड़का फिर से आने लगा, ये जो भी है, वो जो अजीब अजीब से नाम से आता था। अब एक काम ये हो गया, पहले उसको रिमूव करो। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल एन क्या होगा। RNQ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। कुछ बच्चे होते हैं गधे टाइप के, जो मैं आपको सच बताऊं, और वो गधे ही रहते हैं पूरी जिंदगी। अब हम सोच रहे हैं बेचारा बच्चा है कर लेगा, वरना वो ऐसा भी ब्लॉक हो सकता है कि वो कभी क्लास ही ओपन ना कर पाए। लेकिन पता नहीं बेचारा कौन हो, फीस दे रखी हो फिर जान खाएगा 2 दिन बाद। तो बच्चों आप एन बताओ क्या होगा, सब आप ट्राई करो। बताओ बच्चों एन की वैल्यू क्या होगी। पी क्यू और आर एस पैरेलल है 30। तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा दिमाग का यूज तो बिल्कुल करना नहीं है, आप बस इसको आगे इंक्रीज करो। भाई अगर आप पैरेलल लाइंस को आगे इंक्रीज करोगे तो ये भी तो आपस में पैरेलल ही होंगी। और पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180। अगर आपके पास एंगल आर है 111, तो एंगल जेड आपके पास कितना होगा। 69। अगर आपके पास एंगल आर है 69, तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा, 69।
अब ये है कि स्ट्रेट लाइन, अगर ये एंगल है 99 तो ये एंगल कितना होगा? 81। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। इसमें से एक है आपके पास 81 और एक है आपके पास 69। इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 150। अगर आप 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों आपके पास एंगल एन कितना होगा? 30। बात समझ आई बच्चों? देखो ज्योमेट्री में तो बस सोचना ही पड़ेगा। ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है, अगर आप सोच गए तो क्वेश्चन आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं पाए तो फिर आप बैठे ही रहोगे। तभी तो 50% एग्जाम ज्योमेट्री में से आता है बच्चों, मैथ का। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा ही, सोचो आप। बच्चों आपको एंगल एक्स बताना है, कितना होगा? आपको एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, कितना होगा? सी ए पैरेलल है बच्चों बी डी के, और डी एफ बी एफ पैरेलल है ए ई के। तो आपको एंगल एक्स बताना है, क्या होगा? बताओ बच्चों। 110, 70। बच्चों सब ट्राई करो, या तुम्हें भी मेरी तरह नींद आ रही है? चारों आपका सही है, दुनिया में किसी का भी गलत हो, लेकिन चारों का सही है। देखो कैसे। आपके पास सी ए और डी बी है बच्चों पैरेलल लाइन, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। मीन्स ये एंगल आपके पास कितना होगा? 70। अब आपके पास डी और जी है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन, एक एंगल है 70, एक एंगल है 60। तो आपके पास, हाँ जी, ये एंगल होगा। अब तो आप मानते हो ना बच्चों मुझे नींद आ रही है? तो बच्चों आपके पास डी और जी है कि स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा? बिल्कुल जुनेद, पूरी हिम्मत है, बस 5 मिनट और। उसके बाद ये दोनों लाइन है आपके पास पैरेलल, तो इन दोनों एंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 110। बच्चों बात समझ आई? एक सेकंड रुको बच्चों, देख लेता हूँ कुछ। देखो लाइन तो है बहुत आसान। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा सा क्या है, वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत सारी बार आता है, तो आप इसको भी एक बार कर ही लो। प्रीवियस ईयर की आप कोई भी बुक करोगे, कुछ भी करोगे, ज्योमेट्री में 50 बार मिलेगा ये क्वेश्चन आपको।
तो आपको फाइंड आउट करना है बच्चों ये वाला एंगल F और ये एंगल D कितना होगा। करो सब बच्चे ट्राई, बस 3 मिनट की बात हो रहा है, इसी क्वेश्चन में कट जाएगी बात। 2.5 मिनट तक आप ट्राई करो, 30 सेकंड में मैं आपको बता दूंगा, हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन। वन 105। चारू जीनियस। चारू बेटा ऐसा क्या हुआ संडे में आज इस बार जो आप एक ही संडे में इतना जीनियस बन गए? ऐसा कौन सा च्यवनप्राश मिल गया आपको? 105 या 75? तो बच्चों पहले हम एक को ही सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट को उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। नहीं चारू आपका सही है। देखो ये जो आपके पास सिर्फ ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका एक्सटीरियर एंगल है 80, मतलब ये इंटीरियर एंगल के सम होगा, इक्वल होगा। अगर ये एंगल है आपके पास 80, ये एंगल है 40, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? भाई एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है 80, तो इंटीरियर वाले एंगल का सम कितना होगा? 80। तो आपके पास ये जो एंगल है ये कितना होगा? 40। अब ये एंगल है बच्चों आपके पास 40, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? ये है एक स्ट्रेट लाइन, आपके पास ये एंगल है 40, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 140। अब ये फिर से एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो मतलब ये जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है इसका सम कितना होगा? 25 प्लस 140। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 165। बात समझ आई बच्चों? अब आपके पास ये जो एंगल D है ये हो गया 165, तो बताओ आप F को कैसे फाइंड आउट करोगे? बताओ बच्चों कुछ तो बोलो। भाई सब बच्चे बोलो इस बात को, ये भी तो 140 जो है भाई, ये जो आपके पास 140 है, बच्चों तुम ही बता दो कुछ, मैं तो खुद ही नींद में हूँ। अभी देखते हैं इसको। अगर आप 165 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच्चों आपके पास F कितना आएगा? 125। तो यही आंसर होगा, इसमें आप चुपचाप बैठे हो। भाई आपके पास ये जो एंगल है बी एफ और डी, ये भी तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब इसका भी सम अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। एक एंगल है अगर 40, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा? 125। तो बच्चों एंगल एफ कितना होगा? 125। बात समझ आई बच्चों?